अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था IMNCI और हमने डायरिया तक इसको देख लिया था। उसके बाद मैलन्यूट्रिशन आती है जो कि हमारे पास एक डिज़ीज़ है, और डिज़ीज़ नहीं है बल्कि एक्चुअली इसमें बहुत सी डिज़ीज़ होती हैं। लाइक आपको पता है क्वाशियोरकर होता है, मरासमस वगैरह होता है, और उसमें हमारी डिफरेंट जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं जो हमने देनी होती है। आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन्स वगैरह अगर हम उनको पूरा नहीं करते, बच्चे की नीड्स को पूरा नहीं करते, तो उसकी वजह से बच्चे की जो है ये हालत हो जाती है कि वो मैलनरिश्ड हो जाता है। ठीक हो गया। और जो है मदर उसका ख्याल नहीं रख रही, उस केस में भी हो जाता है। और आपका इसमें MCQ बनता है, एक लिखा हुआ है बुक में कि 65% जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स होती हैं ना, हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स, उनको भी एनीमिया जो है वो सफ़र करना पड़ता है और मैलन्यूट्रिशन सफ़र करनी पड़ती है। रिप्रोडक्टिव एज की बात की जा रही है, मीन्स दैट कि वो अभी जो है मदर्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बस रिप्रोडक्टिव एज की 65% वुमेन आपको पता है एनीमिया को सफ़र कर रही होती है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल लॉस एंड आयरन जो है उनकी डिमांड बॉडी की पूरी नहीं हो रही होती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करते हैं, इसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट का एक टेबल आपकी बुक में लास्ट पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने दरअसल जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपको इसका जस्ट कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एजेस डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, 4 मंथ्स तक का बेबी है, और फिर हमारे पास 9 मंथ्स का बेबी है, और फिर 11 जो है 17 मंथ्स का बेबी है, और फिर 24 मंथ्स का बेबी है। तो हमने किस तरह से उसको लेके चलना होता है कि 4 मंथ्स में हमने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, और 9 मंथ्स में जो है हमने उसको जो है वो सेमी सॉलिड्स पे लगा देना होता है, और 17 मंथ्स में सॉलिड्स पे लगा देना होता है, और 24 मंथ्स में उसको जो मर्ज़ी वो खाना चाहे वो खा सकता है। ठीक है, अब आपकी बुक में यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है कि हमारे पास एक बच्चा है, ठीक है, जो अभी इलनेस से रिकवर हुआ है। ठीक है, अभी वो रिकवर हो गया है, तो उसको आपने दरअसल जो है ना ये चीज़ें देनी होती है। ठीक है, अब दूसरा बच्चा होता है जिसका लो वेट है। ठीक है, लो वेट है। ठीक है, और लास्ट वाला जो बच्चा है वो हमारे पास एक्सट्रीमली जो है मैलनरिश्ड है, जैसे कि आपको ये वाला बच्चा नज़र आ रहा है नीचे फिगर में, एक्सट्रीमली मैलनरिश्ड बच्चा है। ठीक है, पहला वाला जो है वो हमारे पास एवरेज वेट का है, दूसरा जो है वो लो वेट का है, और तीसरा जो है वो बिल्कुल ही मैलनरिश्ड है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो पहली पहली में हमने देख लिया कि जो हमारे पास एवरेज वेट का बच्चा है उसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, बाकी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास ये वाला बच्चा है ना, हमारे पास लो वेट का बच्चा है, तो उसको हमने ये जो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग है इससे ज़्यादा हमने जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, और मदर को कहना है कि इसको जो है टेल टेल द मदर, क्योंकि अब मदर ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करवाएगी तो उसे भी ज़्यादा जो है खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मदर को भी हमने साथ कहना है कि तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा करवानी है, और दूसरा ये कि साथ साथ खुद भी आपने अपनी नरिशमेंट पूरी रखनी है। ये नहीं है उसको ब्रेस्ट फीड करवाते जाओ और जी अपनी जो है खुद अपनी न्यूट्रिशन की डिमांड पूरी ना करो, खुद वीक हो जाओ। ठीक हो गया, दोनों चीज़ें इकट्ठी। और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करवा देनी है। ठीक है, ये जैसे कि नीचे वाला बच्चा है, इसको बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 to 9 मंथ्स का जो बच्चा है, उसको जो नॉर्मली हम सेमी सॉलिड्स दे रहे थे, अब यहाँ पे उसको जो है 4 टाइम्स, पहले हम ये 3 टाइम्स अ डे दे रहे थे सेमी सॉलिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे 4 टाइम्स अ डे देना है, और यहाँ पे 6 टाइम्स अ डे देना है। ठीक हो गया, और 17 मंथ्स का जो बच्चा है उसको हमने सॉलिड्स दे रहे थे, ठीक है, रोटी वगैरह दे रहे थे, अब यहाँ पे हमने उससे ज़्यादा कर देना है, और यहाँ पे हमने उससे ज़्यादा दे देना है, मीन्स 6 टाइम्स अ डे देना है। ठीक है, नॉर्मल खाने से ज़्यादा। और जो 24 मंथ्स का बच्चा है उसको हम सारा कुछ दे रहे थे, ठीक है, रोटी वगैरह सारा कुछ दे रहे थे, तो यहाँ पे हमने लो वेट वाले बच्चों को 5 टाइम्स ज़्यादा कर देना, मीन्स दैट सॉरी 5 टाइम्स कर देना, जो हम पहले 3 टाइम्स दे रहे थे अब यहाँ पे 5 टाइम्स दे देना है, और यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है 6 टाइम्स दे देना है। मतलब कि जो सीवियर मैलनरिश्ड बच्चा है उसको 6 टाइम्स अ डे खाना वगैरह जो नॉर्मल वो खा रहा था उससे ज़्यादा देना है। सिंपल सी बात है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं लिखी हुई। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की, जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो बच्चों को हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकते हैं, नोज़ से लेके, ठीक है, नोज़ से लेके हमारे पास जो है ब्रोंक्यूल यूलर सैक्स तक कहीं भी हो सकती हैं कोई भी डिजीज़। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में हमारे पास कहाँ से कहाँ का रीजन होता है, नोज़ से लेके फेरिंग्स तक। ठीक है, ये वाला जो सारा ट्रैक्ट है इसको हम अपर रेस्पिरेटरी कहते हैं, नोज से लेके फेरिंग्स तक, और फेरिंग्स से लेके नीचे अल्वुलाए तक जो हमारे पास होता है वो हमारे पास लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो बच्चों को जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, नोज से लेके फेरिंग्स, खुद सोचे कि कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो हमारे पास कॉमन कोल्ड हो सकता है, मीन्स दैट नज़ला ज़ुकाम हो गया। अगर हम ईयर की बात करें तो उसमें ओटाइटिस मीडिया हो गया, अगर फेरिंग्स की बात करें तो फेरेंजाइटिस हो गया। अगर लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे नमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंक्यूलाइटिस हो सकता है, एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, लेरेंजोट्रेकाइटिस हो सकता है। ठीक हो गया,
तो ये हमारे पास सारी आपकी बुक में लिखी हुई है कि कौन कौन सी हो सकती हैं। क्रूप एक लिखा हुआ है, क्रूप के बारे में भी आपको बता देती हूँ। अच्छा, होस्ट फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? सबसे पहले एजेंट फैक्टर्स के कौन सी चीज़ें होती हैं जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हो सकते हैं, फंजाई वगैरह हो सकते हैं, जो बैक्टीरिया जो है ये जो है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। होस्ट फैक्टर्स, ठीक है, होस्ट फैक्टर्स हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किन में ज़्यादा कॉमन होती हैं? जो ये हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो मैलनरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर बेबी जो है वो लो बर्थ वेट है, मैलनरिश्ड है, उसको एयर पोल्यूशन, उसकी माँ उसका ख्याल नहीं रख रही, गंदी जगह पे लेके जा रही है, ओवर क्राउडिंग में लेके जा रही है, उसकी जो है एयर पोल्यूशन मतलब के इर्द गिर्द जो है इतनी ज़्यादा धुएँ में उसको रख रही है, ठीक है, तो उस वजह से उसको हो सकता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? ऑब्वियसली एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने इसकी देख लिया है कि हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, तो आपको पता है नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो गया, बच्चे को कान में दर्द शुरू हो गई, ये वगैरह हो सकता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि अगर उसको निमोनिया वगैरह हुआ तो उसकी वजह से उसको कफ हो जाएगी, उससे सांस नहीं लिया जाएगा बच्चे से, उसका गला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसको कान के प्रॉब्लम्स आएंगे, रनिंग नोज़ होगी उसकी। कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल हम इस तरह से कर सकते हैं ना कि हम उनकी हेल्थ एजुकेशन करें मदर की, कि अपने बच्चे का ख्याल रखा करो, उसको ओवर क्राउडिंग वाली प्लेसेस में ना लेके जाया करो, उसकी नरिशमेंट का ख्याल रखो, न्यूट्रिशन का उसका ख्याल रखो, उसको एयर पोल्यूशन में ना लेके जाओ। ठीक हो गया। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, इसके अलावा अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट कर लें इन डिजीज़ की, और WHO की गाइडलाइंस को फॉलो कर लें। अब WHO की गाइडलाइंस क्या होती हैं? इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है 3 तरह से कि असेस करें हम बच्चे को, और दूसरा ये है कि हम उसकी जो है इलनेसिस को क्लासीफाई करके उसको ट्रीट करें, और उसको ड्रग्स वगैरह जो है प्रॉपर देना शुरू करें। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्रूप के बारे में आपको बता दूँ। क्रूप क्या होता है कि जो हमारा बच्चे का होता है ना, ये वोकल कॉर्ड्स वाला जो एरिया, लेरिंग्स का एरिया होता है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है ना, तो वो नैरोइंग की वजह से ना बच्चे की जो आवाज़ होती है ना, वो ऐसे बार्किंग डॉग की तरह आती है, बार्किंग कफ आती है उसको। जब वो खांसी करता है तो ऐसे लगता है जैसे बार्किंग कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्रूप कहते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्रूप होता है। उसको स्ट्रिडर भी कहते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, और ये कुछ वायरसेस होते हैं, उनकी वजह से बच्चे जो हैं इस तरह की आवाज़ उनके गले से आ रही हो। तो सबसे पहले हमने करना होता है WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहले हमने बच्चे को असेस करना होता है। असेसिंग में हम क्या करते हैं, मदर से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे की जो है वो एज क्या है, बच्चे को जो खांसी हो रही है वो कब से हो रही है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ कफ क्या है। ठीक है, उसको जो बुखार हुआ है उसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक हो गया। और मदर से पूछना है कि जो है ये खाना शाना सही खा रहा है कि नहीं खा रहा, उससे मदर से पूछना है कि इसको कोई कन्वर्जन्स वगैरह तो नहीं आ रहे। ठीक है, ये सारा कुछ मदर से पूछना होता है। फिर हमने उसकी एग्जामिनेशन करनी होती है। ठीक है, एग्जामिनेशन में हम बच्चे का जो है इस तरह से स्टच से सारा कुछ जो है चेक कर लेते हैं, उसके दिल वगैरह की धड़कन वगैरह, उसका फीवर चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम उसकी ब्रेथ्स नोट करते हैं। ठीक है, आपका ये जो इंपॉर्टेंट है कि आपने जो एग्जामिनेशन में बच्चे की जो ब्रेथ्स होती हैं उनको नोट करना होता है, 1 मिनट में वो कितनी सांसें ले रहा है। ठीक हो गया। सो जो ब्रेथ आपने नोट करनी होती है, उसमें आपके पास एक टेबल बुक में बना हुआ है, वो आपने देख लेना है कि जितना बच्चा छोटा होता है ना, उसकी ब्रेथ्स उतनी ज़्यादा होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसकी ब्रेथ्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब उन्होंने आपने लिखा हुआ है कि एज वाइज़ अगर बच्चे को देखा जाए, जैसे ये वाला जो बच्चा है ये आपको जो है वो लेस दैन 2 मंथ्स का ही लग रहा है, तो ये जो है इसकी जो ब्रेथ्स होती हैं ना, वो 60 ब्रेथ्स पर मिनट होती हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास लेस दैन 2 ईयर्स ऑफ एज का है। ठीक है, लेस दैन 2 मंथ्स ऑफ एज का है, 2 मंथ्स ऑफ एज। ठीक हो गया। जो 2 मंथ्स से हमारे पास 12 मंथ्स तक का बच्चा होता है, उसकी जो ब्रेथ्स होती हैं वो हमारे पास मोर देन 50 या इक्वल टू 50 होती हैं। और जो हमारे पास होता है 12 मंथ्स से 5 साल का, ठीक है, हम 5 साल तक के बच्चों की बातें कर रहे हैं, और 2 मंथ से कम के बच्चों की बातें कर रहे हैं, तो हमारी जो IMNCI है उसमें 5 ईयर्स कम से कम, 2 मंथ से छोटे बच्चे और 5 ईयर्स तक मैक्सिमम हमारे बच्चे होते हैं। तो अगर तो 2 मंथ से छोटा बच्चा है तो उसकी जो ब्रेथ्स होनी चाहिए वो 1 मिनट में 60 होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 से 12 मंथ्स का है तो 50 या 50 से इक्वल 50 होनी चाहिए तकरीबन। ठीक है, और अगर वो 5 साल तक का है तो उसकी जो ब्रेथ्स होनी चाहिए वो 40। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं तो 60 50 40 इतनी ब्रेथ्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बच्चे की एग्जामिनेशन करते हुए हमने सबसे पहले उसकी कंट्रोल, हमने जो है उसकी ब्रेथ्स काउंट करनी है। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हमने उसकी चेस्ट इन ड्राइंग यूज़ देखनी है कि उसकी चेस्ट अंदर तो नहीं गई हुई, जैसे मैंने आपको चेस्ट इन ड्राइंग जो है वो दिखाई थी फर्स्ट लेक्चर में कि वो क्या होती है। उसके बाद हमने सुनना है कि वो स्ट्रीडर, उसके अंदर जो है वो सांस उसकी कैसे आ रही है, वो वाली मैंने आपको बताई है। अभी क्रूप की आवाज़ आ रही होती है उसके, वो जब सांस ले रहे होते हैं तो उनकी अगर नैरो एयरवेज हों तो उसकी वजह से बार्किंग आवाज़ आ रही होती है, वो हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमने वीजिंग नोट कर ली। वीजिंग क्या होती है कि बच्चे जब सांस ले रहे होते हैं तो उनकी सीटी की आवाज़ आ रही होती है उनकी। ठीक है, सीटी की जो है वो आवाज़ आ रही होती है तो उसको हम वीजिंग कहते हैं। फिर हमने देखना होता है कि बच्चा जो है वो कैसे है, मतलब सो रहा है सही तरह के, नहीं खा रहा है या नहीं, मैलनरिश तो नहीं है। ठीक है, फ़ीवर तो नहीं है कहीं उसको,
ठीक है। हमने बच्चे की ऐसे स्किन को नोट करना होता है कि वो ब्लू तो नहीं हुई हुई, देखें इसके सारे एरियाज़ ब्लू हुए हैं, तो साइनोसिस नोट करना होता है। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो हमने असेस करनी होती हैं बच्चे की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से। उसके बाद हम जो है उसकी क्लासीफाई करते हैं उसकी इलनेस को किस तरह से। उसके बाद लिखा हुआ है आपके बुक में कि हमारे पास क्लासीफाई करना होता है हमने इलनेस को, और उसी तरह करना होता है कि जो हमारे पास लेस दैन 2 मंथ्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, और 2 मंथ से 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनको करना होता है। उनकी जो है देखना होता है कि उनको निमोनिया है या नहीं, ठीक है। इस तरह से कि हमारे पास निमोनिया, ठीक है या नहीं, ठीक है, नहीं है, और अगर सीवियर निमोनिया है, ठीक है, और वेरी सीवियर निमोनिया है, ठीक है। इस तरह हमने जो है क्लासीफाई करना होता है। निमोनिया बिल्कुल भी नहीं है तो उस केस में उसको कोल्ड हो सकती है, कफ़ वगैरह हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सीवियर निमोनिया है या फिर हमारे पास वेरी सीवियर निमोनिया है, इसको हमने क्लासीफाई कर लिया, उसकी बेसिस पे हमने ट्रीटमेंट देनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देते हैं ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से, ठीक है। इसमें आपने एंटीबायोटिक्स याद कर लेनी है कि कौन कौन सी हम देते हैं। हम जो है वही जो चलती होती है हमारे, नज़ला ज़ुकाम हो गया तो डॉक्टर्स दे देते हैं एमोक्सिसिलिन दे देते हैं, एम्पीसिलिन दे देते हैं, कोट्रीमेक्साजोल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स देनी है ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर तो हमारे पास 2 मंथ से एक छोटा बेबी है या 2 से 5 ईयर्स तक के जो है वो बच्चे हैं, ठीक है, 2 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक के बच्चे हैं। तो अगर तो लेस दैन 2 मंथ्स है तो उस केस में हमने 3 दवाइयाँ देनी होती हैं। एक वही हमारी एम्पीसिलिन है वो देनी होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन देनी होती है, ठीक है, बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। ये दोनों जो दवाइयाँ हैं वो हमने दोनों केसेस में सेम देनी है, ठीक है। मीन्स एम्पीसिलिन और बेंजाइल पेनिसिलिन हमने दोनों में देनी है, लेकिन हमारे पास जो 2 मंथ से छोटे बच्चे हैं उनको हमने जेंटामाइसिन देनी है साथ, ठीक है। और जो हमारे पास 2 मंथ्स टू 5 ईयर्स वाले एज वाले बच्चे हैं उनको हमने क्लोरमफेनिकोल देनी है जेंटामाइसिन की जगह, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एम्पीसिलिन और बेंजाइल पेनिसिलिन दोनों में सेम है, और 2 मंथ से छोटे बच्चों को जेंटामाइसिन देनी है, और 2 to 5 ईयर्स वाले जो हैं उनको हमने क्लोरमफेनिकोल दे दी। उसके बाद जो है फ़ीवर को कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर बच्चे को बुखार हुआ है तो आपको खुद भी पता है कि बुखार हुआ हो तो पहले तो पट्टियाँ शट्टियाँ करते हैं, वाटर स्पॉन्जिंग करते हैं, और जब थोड़ा सा फ़ीवर कम होता है तो फिर हम पैरासीटामोल दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर बुखार है कि हमारा जो है वो वाटर स्पॉन्जिंग से नहीं हो रहा, तो फिर हम शुरू में भी पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीज़िंग को कैसे ट्रीट करना है। जो वीज़िंग उसकी सीटियों वाली आवाज़ें आ रही हैं उसको कैसे ट्रीट करना है। फिर सीटियों वाली आवाज़ें क्यों आ रही होती हैं, क्योंकि उसकी गला जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ होता है, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या करना होता है, वीज़िंग के लिए हमने क्या करना होता है, आपको पता है कि वो जो सांस अटक जाता है, नैरोइंग ऑफ एयरवेज होती है, उसके लिए हम क्या देते हैं, हम जो है साल्ब्यूटामोल दे देते हैं, ठीक है। और साथ में वीज़िंग के लिए हमने जो है मदर को एजुकेट करना होता है कि घर में उसका ख्याल रखें, उसकी फ्लूइड और फूड इंटेक जो है उसको प्रॉपर रखें। प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, हम मदर की एजुकेशन करेंगे, उसको कहेंगे कि इसको जो है पोल्यूशन से दूर रखें, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, ठीक है। वही चीज़ आ जाती है न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखी थी, वो दोनों चीज़ें उसको उसकी प्रॉपर करवाएं। MCH केयर मतलब मदर चाइल्ड हेल्थ केयर प्रॉपर हो। तो ये सारी प्रिवेंशन आ गया। आपका UQ आया हुआ है, उसमें आपने उन्होंने पूछा हुआ है क्या डायग्नोसिस है, तो उसमें एक ग्रुप आया हुआ है, तो इट मीन्स दैट कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है बच्चे को। उसके बाद उन्होंने मेजर्स पूछे हुए हैं कि कौन से हम जो है वो कंट्रोल के लिए लेंगे। ऑब्वियसली बच्चा है तो वो उसको स्कूल से उसने जो है वो ऑफ, मतलब अभी स्कूल से वो बीमार हुआ हुआ है, स्कूल का जाने वाला बच्चा है, ठीक हो गया। तो उसको आइसोलेट करेगी मदर सबसे पहले, फिर मदर के साथ साथ काउंसलिंग करेंगे हम, ठीक है, कि उसकी न्यूट्रिशन वगैरह का ख्याल रखो। इसके साथ साथ जो है उसकी हेल्थ एजुकेशन मदर की करवाएंगे, और उसको कहेंगे कि इसकी जो है न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन का ख्याल रखो, ठीक हो गया। उसके बाद वैक्सीनेशन रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं ये आपकी लिखी हुई हैं कि 4th कॉम्पोनेंट है हमारे पास हेल्थ केयर सर्वाइवल का, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मीज़ल्स और मम्स, ठीक है, आपको पता है ये वाली बीमारियाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, तो उसके लिए जो है हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन और मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है ORS और ORT का जो है ना डिफरेंस ये लिखा हुआ है। तो ORS जो है ना ये आपका क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, ठीक है, जबकि ORT स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। जो ORS है वो आपका सॉल्ट है, जो ORT है वो आपकी टेक्निक है, ठीक है। और ORT में फ़र्दर आपकी क्या चीज़ें आती हैं कि ORT मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में आपका ORS आ जाता है, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग आ जाती है, और आपकी वीनिंग आ जाती है। वीनिंग का तो आपको पता है ना कि जब मैंने आपको बताया कि जो मदर होती है वो पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो सेमी सॉलिड्स पे जाती है, फिर सॉलिड्स पे जाती है, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाने की तरफ आता है ब्रेस्ट फीडिंग से, ठीक है, तो उसको वीनिंग कहते हैं। तो ORT के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग आती है, ORS आता है, वीनिंग आती है। ORS के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास बाइकार्बोनेट वाला ORS होता है, और दूसरा हमारे पास जो है सिट्रेट वाला ORS होता है, ठीक हो गया। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।